हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो हमने एमसीक्यू सीरीज शुरू की हुई है, इसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मैं कोशिश करूंगा फोर्थ क्लास के जो आगे एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं 100% कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम से पहले पहले मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनेंगे, मिनिमम 500 क्वेश्चंस का मैंने आपको कहा है, तो ये मैं एमसीक्यूज़ कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा बिफोर द एग्ज़ाम। उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी पे भी मैं अब एक दो दिन में शुरू करने जा रहा हूँ। इससे रिलेटेड मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अपलोड करने जा रहा हूँ, और वो भी मैं पूरी कोशिश करूँगा एग्ज़ाम से पहले वो कंप्लीट करने की। सो नाउ लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। Which of the following was not one of the cardinal principles of Mahatma Gandhi's doctrine of Satyagraha? So महात्मा गांधी का जो डॉक्ट्राइन ऑफ सत्याग्रह था, इसमें से कौन सा उसमें कार्डिनल प्रिंसिपल नहीं था? सो एब्सेंटीनेस, इट वाज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी जी डॉक्ट्राइन ऑफ सत्याग्रह। बाकी के जो ऑप्शंस हैं, ये जैसे ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस एंड फियरलेसनेस, दे आर ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सत्याग्रह। सो ये भी आपको याद रखने हैं। सो क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन डॉक्ट्राइन ऑफ सत्याग्रह है, इसलिए आपको ये बाकी के ऑप्शंस भी इसमें याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द फेलियर ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी लेड एम्फेसिस ऑन। सिविल डिसओबीडियंस के फेलियर के बाद गांधी जी ने सबसे ज़्यादा किसके ऊपर एम्फेसिस किया? सो ही लेड द एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद होम इज द स्लोगन डू और डाई एसोसिएटेड? सो डू और डाई ये स्लोगन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था डू और डाई। नेक्स्ट, इन विच आर द फॉलोइंग सत्याग्रह कैंपेन्स गांधी जी डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली? इनमें से किस में कौन से सत्याग्रह कैंपेन में गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया? सो राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था। बाकी के जो ये आपको याद रखने हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इनमें भी गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। खेड़ा सत्याग्रह एंड वैकोम सत्याग्रह, इनमें गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया। सो ये तमाम ऑप्शंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, द बरदौली सत्याग्रह वाज लेड बाय, बरदौली सत्याग्रह इट वाज लेड बाय वल्लभ भाई पटेल। The second round table conference failed over the question of, second round table conference ये क्यों फेल हुई थी? It failed over the question of communal representation. The sole representative of the Congress in second round table conference was, तो sole representative कौन थे second round table conference में? महात्मा गांधी। The capital of Tipu Sultan where he died while fighting the fourth Anglo-Mysore war in 1799 was, सो टीपू सुल्तान उनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग फोर्थ एंग्लो मैसूर वार इन 1799। सो ये तमाम चीज़ें भी आपको याद रखनी है। देन आपको इसमें क्वेश्चन में आप ये बताना है कि उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, जो उनकी कैपिटल थी। तो सरंगापट्टनम में उनकी डेथ हुई थी, और ये हुई थी इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ये भी आपको याद रखना है। और उस दिन डेट थी 1799। द मास्टर स्ट्रोक ऑफ लॉर्ड वेल्सी टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामोर्सी इन इंडिया वाज, सो ब्रिटिश पैरामोर्सी इन इंडिया, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए लॉर्ड वेल्सी ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या खेला था? सो इन्होंने सब्सिडरी अलायंस ये लॉन्च किया था टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामोर्सी इन इंडिया। देन द नवाब ऑफ अवध हु परमानेंटली ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ, सो वो कौन से नवाब ऑफ अवध थे जिन्होंने फैजाबाद जो कैपिटल थी उसको लखनऊ चेंज किया परमानेंटली? तो वो थे आसिफुद्दीन दौला। Next, the revolt of 1857 in Awadh and Lucknow was led by, so 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था अवध और लखनऊ में, तो इसको किसने लीड किया था? इट वॉज लेड बाय बेगम हजरत महल। द डेक्कन रिवॉल्ट्स ऑफ 1874 to 75 in महाराष्ट्र वर डायरेक्टेड अगेंस्ट, सो ये थे अगेंस्ट मनी लेंडर्स। द मेन कॉज ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग्स ऑफ द 19th century, 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल अपराइजिंग हुई थी उसका मेन काज क्या था? द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज। ऑन द अर्लीस्ट एंड द बेस्ट नॉन म्यूटिनीज बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 इससे पहले जो म्यूटिनीज हुई थी उनमें सबसे अर्लीस्ट एंड बेस्ट कौन सी है? सो वो थी इंडियन सोल्जर म्यूटिनी एट वेलोर 1806।
द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1891। सो पहली पॉलिटिकल एसोसिएशन जो 1891 में बनी थी तो वो थी लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ कलकत्ता। द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मैनली। 1857 यानी 1857 का विद्रोह जो रिवोल्ट था ये क्यों फेल हुआ था? It failed because it was poorly organized and rebels had no common ideal। एक तो poorly organized था और दूसरा जो रिबेल्स थे जिन्होंने ये रिवोल्ट किया था उनका कोई कॉमन आइडियल नहीं था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट रैपिडली डिक्लाइन ड्यू टू, क्यों ये डिक्लाइन हुआ? ड्यू टू लैक ऑफ पेट्रोनेज, ग्रोइंग क्रेज फॉर इम्पोर्टेड गुड्स, क्योंकि अब इम्पोर्टेड गुड्स उनकी काफ़ी इम्पॉर्टेंस बढ़ गई थी इंडिया में। द स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स ऑफ इंग्लैंड, अब इंग्लैंड के जो मशीन मेड गुड्स थे उनके साथ इनका कंपटीशन काफ़ी मुश्किल हो गया था। सो ऑल द अबव, तो इन तमाम कॉज की वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट रैपिडली डिक्लाइंड। नेक्स्ट, द मैन एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ ये थ्योरी थी, इसके मैन एक्सपोनेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सो मैच द ईयर्स इन विच द फॉलोइंग सोशल लेजिस्लेशंस वर पास्ड। तो नीचे कुछ सोशल लेजिस्लेशंस दी गई हैं और ये कब पास की गई हैं, तो यहाँ मैंने इनको ऑलरेडी मैच किया हुआ है। एबॉलिशन ऑफ साथी इन 1821 से 30, तो ये इसकी डेट है। देन लेजिस्लेशन ऑफ रीमैरिज ऑफ विडोज, ये हुआ था इन 1856 में। प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, इट वाज passed in 1804 and abolition of slavery is this bill was passed in 1843। so ये तमाम डेट्स इनकी आप स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कुका मूवमेंट इन पंजाब वाज, सो कुका मूवमेंट जो पंजाब में शुरू हुई थी उसके मैन ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू प्योरीफाई सिख रिलीजन ऑफ इट्स अब्यूजेज एंड सुपरस्टिशंस, सिखिज्म में उसको प्योरीफाई करना अब्यूजेज और सुपरस्टिशन से। एंड द रिवाइवल ऑफ सिख सोवर्निटी, ये दोनों इसके मैन काज थे, मैन ऑब्जेक्टिव थे ऑफ कुका मूवमेंट इन पंजाब। द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1889 वाज, सो पहला वीकली पेपर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पब्लिश किया था इन 1889 तो वो था इंडिया। द इमीडिएट कॉज ऑफ स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स सूरत सेशन वाज, सो इंडियन नेशनल कांग्रेस सूरत सेशन में स्प्लिट हो गया था तो उसके मैन काज क्या था? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन दिसंबर 1906 एट, सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये दिसंबर 1906 में ये बनी थी, ये आपको डेट याद रखनी थी। और कौन सी जगह ये बनी थी? इन डेक्का। नेक्स्ट, इंडियन होम रूल सोसाइटी फाउंडेड इन लंदन इन फरवरी 1905। सो इंडियन होम रूल सोसाइटी ये बनी थी लंदन में फरवरी 1805 को, ये आपको याद रखनी है। इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी सेट अप आउटसाइड इंडिया। दिस सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, इट वाज फाउंडेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा। सो ये तमाम फैक्ट जो ऊपर लिखे हुए हैं इनको भी आपने नोट करना है और ये फाउंड की थी बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट, हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसको कहा जाता है? मैडम भीकाजी कैमा को। द गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन नवंबर 1913, ये डेट आप याद रखें। एट सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में बनी थी गदर पार्टी नवंबर 13 को। बाय, तो किसने बनाई थी ये? लाला हरदयाल ने। द गदर पार्टी टुक द नेम गदर फ्रॉम, सो इसका नाम जो गदर है ये कहाँ से पड़ा है? ए वीकली पेपर गदर पब्लिश्ड इन कमेमोरेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो एक वीकली पेपर था गदर, इसके नाम पर इस पार्टी का नाम भी गदर पड़ा। द फर्स्ट ट्रूली रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल, सो फर्स्ट ट्रूली रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो बंगाल में बनी थी वो कौन सी थी? अनुशीलन समिति। द लीडर ऑफ अनुशीलन समिति, इसके लीडर कौन थे? बरेंद्र कुमार घोष। The Alipur conspiracy case was launched against the revolutionary activities of, so Alipur conspiracy case ये लॉन्च किया गया था किसकी? रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के खिलाफ। सो अनुशीलन समिति जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा, तो इनकी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी
इनके खिलाफ एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, द मैन ब्रेन बिहाइंड hurling a bomb at Lord Hardinge while he was making a state entry into Delhi was, so Lord Hardinge पे जो बम फेंका गया था उसके पीछे जो मैन ब्रेन था वो कौन था? रस बिहारी बोस। The Lucknow session of Indian National Congress and the Lucknow Pact 1916 they were significant on account of, ये दोनों ये क्यों significant थे? लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड लखनऊ पैक्ट ये इसलिए सिग्निफिकेंट थे बिकॉज यूनिटी बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स विद द रिटर्न ऑफ एक्सट्रीमिस्ट टू द कांग्रेस। तो इसमें जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे उनमें यूनिटी हो गई और एक्सट्रीमिस्ट वापस कांग्रेस में आ गए। देन द पैक्ट बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी पैक्ट हो गया। सो ये दोनों रीज़न है, इसलिए ये दोनों सेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। द आइडिया ऑफ starting a home rule league in 1915 was propounded by, so home rule league जो 1915 में स्टार्ट किया गया था, तो इसको किसने प्रोपोंड किया था? एनी बसंत ने। द होम रूल मूवमेंट वाज एम्ड एट, इसका क्या एम था? सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ये था इसका एम। टू कंपेन फॉर होम रूल मिस एनी बसंत पब्लिश द न्यूज़पेपर, सो होम रूल की कंपेन के लिए मिस एनी बसंत ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, तो उसका नाम क्या था उस न्यूज़पेपर का? न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। बाल गंगाधर तिलक अर्नड एपिथेट ऑफ लोकमान्या ड्यूरिंग, सो इनको लोकमान्या का एपिथेट इनने अर्न किया, तो कब किया था इनने? ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट। सो मिस एनी बसंत became the first woman president of the Indian National Congress. So first woman president एनी बसंत थी, ये आपको याद रखना है। और ये कब बनी थी? in 1917। द खिलाफत मूवमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम रिलेटेड टू, सो जो इंडिया में खिलाफत मूवमेंट उठी थी वो किससे रिलेटेड थी? इट वाज रिलेटेड टू रिस्टोरेशन ऑफ सुल्तान ऑफ तुर्की हु वाज कैलिफ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। सो टर्की में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसके बाद जो यहाँ ऑटोमन एम्पायर चल रहा था उसको ख़त्म किया गया था, तो उसी के रिस्टोरेशन के लिए ये खिलाफत मूवमेंट इंडिया में भी लॉन्च की गई थी। महात्मा गांधी गेव अप द टाइटल ऑफ केसर हिंद एंड रिटर्न ऑल वार मेडल्स विच आर अवॉर्डेड टू हिम बाय द ब्रिटिशर्स फॉर हिज वार सर्विसेज। महात्मा गांधी ने इनको टाइटल दिया गया था केसर हिंद का, वो भी उन्हें वापस किया, और बाकी जितने भी मेडल्स वगैरह था वो भी उन्हें वापस किए थे, कर दिए थे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो क्यों इनने किए थे? इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत demanded when the Central Khilafat Committee organized a general all India हड़ताल on August 1st 1920। सो खिलाफत मूवमेंट जो टर्की में ख़त्म हुई थी खिलाफत, तो उसकी सपोर्ट में गांधी जी ने ये केसर हिंद का टाइटल भी वापस किया था और तमाम मेडल्स भी वापस किए थे। और इंडिया में एक जनरल ऑल इंडिया हड़ताल लॉन्च की गई थी ऑन अगस्त 1st 2020। ये जो ऑटोमन एम्पायर जिसकी मैंने पीछे बात की जो ख़त्म किया गया था टर्की में, उसके खिलाफ। द मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इसका मैन ऑब्जेक्टिव क्या था? रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड स्टेटस ऑफ कैलिफ, खिलाफत डिमांड एंड अटेनमेंट ऑफ स्वराज फॉर इंडिया। सो एक तो खिलाफत डिमांड जो मैंने पीछे कही, यानी टर्की में जो ऑटोमन एम्पायर था तो वहाँ खलीफा होता था जो रूल करता था पूरी स्टेट में, तो उसको ख़त्म किया गया, तो उसके रिस्टोरेशन के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की गई, और अटेनमेंट ऑफ स्वराज फॉर इंडिया इसके लिए भी ये लॉन्च किया गया था। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ, सो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड सरेंडर किया था, तो किसके प्रोटेस्ट में? जलियांवाला बाग ट्रेजिडी के खिलाफ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन फरवरी 1922। सो इसको 1922 में फरवरी 1922 में इसको सस्पेंड किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऑन अकाउंट ऑफ द चोरी चोरा इंसिडेंट। सो चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसको सस्पेंड किया गया इन फरवरी 1922। ये डेट भी आपको याद रखनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वाज, सो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था तो वो क्या था? एनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल, ये भी था। प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन एंड डियाकी इन द प्रोविंसेस, सो ऑल द अबव।
The congressman who wanted to contest the election under the Act of 1919 and enter the legislature formed a party in 1923. तो उस पार्टी का नाम क्या था? सो कांग्रेसमैन जो इलेक्शन लड़ना चाहते, जो कंटेस्ट करना चाहते थे इलेक्शन अंडर द एक्ट ऑफ 1919 और वो लेजिस्लेचर में आना चाहते थे, उन्हें अपनी एक पार्टी बनाई थी। तो उस पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। द मैन फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, तो इसके मैन फाउंडर कौन थे? सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ये दोनों, ओनली ए एंड बी, ये थे फाउंडर स्वराज पार्टी के। द मैन फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, सो सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ये रिपीट हुआ है। द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सब्सिक्वेंटली स्टाइल्ड एज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी इसको कहा जाता था। इट वॉज फाउंडेड इन 1924, तो ये फाउंड हुई थी 1924 को, ये आपको डेट याद रखनी थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भी कहा जाता है, 1924 में ये बनी थी पार्टी। और इसको बनाया किसने था? सचिंद्र सनियाल ने। इन द फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था अगस्त 25 में, विच आर द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज वाज नॉट हैंग्ड, तो इनमें से किसको हैंग नहीं किया गया था? स्नेहलता, इनको हैंग नहीं किया गया था काकोरी, फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में। तो बाकी के जो थे नाम, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एंड सुहासिनी सरकार, इनको हैंग किया गया था इन द फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस अगस्त 1925। तो ये आपको डेट भी याद रखनी है और ये नाम भी आपको याद रखनी है कि कौन कौन इसमें हैंग किए गए थे। द रेवोल्यूशनरी हु वाज एन अक्यूज्ड इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एंड हु डाइड इन जेल आफ्टर 64 डेज फास्ट, सो वो रेवोल्यूशनरी जिसको एक्यूज माना जाता था इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, और वो जेल में उनकी डेथ हुई थी आफ्टर 16 डेज फास्ट, तो वो कौन थे? जतिन दास। Who threw 2 bombs on the door of the Central Assembly in New Delhi on April 8, 1929. So April 8, 1929 को 2 बम फेंके गए थे एट द डोर ऑफ सेंट्रल असेंबली, ये डेट भी आपको याद रखनी थी। तो ये किसने फेंके थे? भगत सिंह ने और बुटकेश्वर दत्त, इन दोनों ने ये बम फेंके थे। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। सो इसका ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। एट द मिडनाइट ऑन December 31, 1929, 31 दिसंबर 1929, उस दिन मिडनाइट में, हु अनफर्ड द ट्राई कलर फ्लैग ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन द बैंक ऑफ रावी एट लाहौर। सो ट्राई कलर फ्लैग इस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसको 1929 अगस्त 31 को किसने अनफर्ड किया था? सो इट वॉज अनफर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। Next, which of the following was not one of the historic decisions of Lahore session of Indian National Congress? So Indian National Congress का जो लाहौर सेशन था उसमें कुछ हिस्टोरिक डिसीजंस थे, तो इनमें से कौन सा डिसीजन हिस्टोरिक इसमें नहीं आता है? सो टू ट्रीट द कम्युनल प्रॉब्लम एज अ नेशनल इशू, ये इसमें नहीं थे। बाकी के ये इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं, बिकॉज ऑल दिस 3 आर historic decisions of Lahore session. एक तो decision to launch a program of civil disobedience, then complete independence Purna Swaraj as the goal of Indian National Congress, and decision to observe January 26 as the Purna Swaraj. So ये तीनों important है related to this Indian National Congress Lahore session 1929, ये भी आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि लाहौर सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था उनमें से कौन इनमें से इससे रिलेटेड है। Next, Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement on March 12, 1930 by, महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था 12 मार्च 1930 को, ये डेट आपको याद रखनी है। तो कैसे उन्होंने लॉन्च किया था? बाय डांडी मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ, तो इन्होंने ये डांडी मार्च शुरू किया था साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट, द गांधी इरविन पैक्ट 1931 was vehemently criticized and opposed by the people on the ground that, so जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, ये डेट भी आपको याद रखनी है कि ये कब पैक्ट हुआ था। इसको अपोज किया था लोगों ने, क्यों? बिकॉज
गांधी डिड नथिंग टू सेव द लाइव्स ऑफ, गांधी ने यहाँ कुछ भी नहीं किया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की लाइव्स को सेव करने के लिए, हु हैड बीन अवॉर्डेड द डेथ सेंटेंस। तो इसीलिए गांधी इरविन पैक्ट 1931 को इट वाज vehemently criticized and opposed by the people of India. Next, on September 20, 1932, Mahatma Gandhi began a fast unto death in Yaraveda jail. So ये भी फिलहाल आपको याद रखना है कि गांधी जी ने जो फास्ट अनटू डेथ इन यरावेदा जेल में शुरू किया था वो किया था इन्हें सितंबर 20, 1932 को। और ये किसके खिलाफ इनने ये फास्ट अनटू डेथ शुरू किया था? ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ सत्याग्रह ये भी है, वायलेशन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट एंड कम्युनल अवार्ड ऑफ रामसे मैकडोनाल्ड। सो इन तीनों के खिलाफ गांधी जी ने ये फास्ट शुरू किया था अनटू डेथ in Yaraveda jail in September 20, 1932. So all the above. Mahatma Gandhi broke his epic fast unto death on September 26, 1932. तो इन्होंने ये सितंबर 2032 को तो शुरू किया था और सितंबर 26, 1932 को ख़त्म किया था ये डेथ। ये इन्होंने ये फास्ट आफ्टर द पूना पैक्ट विच प्रोड फॉर, पूना पैक्ट के बाद इन्होंने ये ख़त्म किया और विच प्रोड फॉर इसका क्या एम था पूना पैक्ट का, ये आपको याद रखना है। पूना पैक्ट क्या था? एक तो ये था कॉमन इलेक्टोरेट फॉर ऑल हिंदूज, सो तमाम हिंदूज के लिए एक कॉमन इलेक्टोरेट हो। देन रिजर्वेशन ऑफ 48 सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस इन द डिफरेंट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनके लिए 48 सीट्स रिजर्व की गई। एंड रिजर्वेशन ऑफ 18% ऑफ सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% रिजर्वेशन। सो ये तमाम थे पूना पैक्ट ये हुआ था। तो इसके बाद ही महात्मा गांधी ने इस फास्ट को फिर ब्रोक किया। तो यहाँ मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछूंगा कि पूना पैक्ट गांधी जी और किसके दरमियान हुआ था? इसका आंसर आपको करना है इन द कमेंट बॉक्स, यानी आपको बताना है कि पूना पैक्ट ये किस किस के बिटवीन हुआ था इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज सस्पेंडेड आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये सस्पेंड हुआ था आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट, ये आपको याद रखना है। व्हाई डिड कांग्रेस डिसाइड टू रिज्यूम द मूवमेंट इन जनवरी 1932? तो उसके बाद कांग्रेस ने फिर से इसको मूवमेंट को रिज्यूम करने का डिसीजन क्यों लिया? बिकॉज फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द रेपुडिएशन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ रिप्रेशन। तो इसीलिए बाद में ये मूवमेंट इसको फिर से रिज्यूम करने का डिसीजन लिया गया इन 1932। नेक्स्ट, इन मई 1933 महात्मा गांधी began a fast of 21 days. So 1930 इन मई 1933 महात्मा गांधी ने शुरू किया फास्ट ऑफ 21 डेज। तो क्यों किया था? फॉर हिज ऑन प्योरिफिकेशन, अपनी प्योरिफिकेशन के लिए, पर्सनल प्योरिफिकेशन के लिए, एंड ऑफ हिज एसोसिएट्स फॉर ग्रेटर कमिटमेंट टू द काज ऑफ हरिजन्स। नेक्स्ट, इन 1934 महात्मा गांधी विड्रॉ फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। सो महात्मा गांधी ने 1934 को एक्टिव पॉलिटिक्स से वो अलग हो गए एंड इवन रिजाइंड हिज मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस, और उनने कांग्रेस की जो मेंबरशिप थी उनके पास उनसे भी रिजाइन किया। क्यों किया था? ही वांटेड टू डिवोट हिमसेल्फ फुली टू द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एंड हरिजन्स वेलफेयर, क्योंकि वो अपने आप को पूरा जो हरिजन के वेलफेयर थे और इनके कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से उसमें अपने आप को फुल्ली डिवोट करना चाहते थे, इसलिए उनने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिज़ाइन किया और कांग्रेस की मेंबरशिप से भी रिज़ाइन किया। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये सेकंड पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, या इसको मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, ये आपको पसंद आया होगा। आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। अब बहुत जल्दी इसका थर्ड पार्ट मैं लेकर आऊँगा, बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं लेके आऊँगा। Okay, thanks, and as always, God bless you all.